दोस्तों ये MG हेक्टर और अब सेकंड हैंड गाड़ियों की मार्केट में भी अवेलेबल ये गाड़ी होने लगी है, तो सोचा क्यों ना आज इसका एक ओनरशिप रिव्यू कर लिया जाए और ओनर से पूछा जाए कैसा एक्सपीरियंस है उनका। मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों, लगभग 3 साल हो गए हैं इस गाड़ी को ओन किए हुए और देखते हैं कितनी रनिंग हो गई है। तो ओनर जो है उनसे ज़रा मिलते हैं। हाँ जी कुलदीप भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया एकदम। जरा सबसे पहले तो ये दिखाओ कि गाड़ी कितनी चल गई है अपनी। ये सर 65,000 के करीब चल गई है। ये देखो जी 65,000 हो गई। आज हम बैठते हैं एक बार जरा कुलदीप भाई साहब से बात करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस इस 65,000 में कैसा रहा। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूँ कुलदीप भाई साहब का, जो कीमती टाइम निकाला और इस चैनल के लिए एक बढ़िया कंटेंट बनाने में हेल्प करी हमारी, क्योंकि इस गाड़ी का वीडियो इस चैनल पे पहले भी था ही नहीं और 3-4 कमेंट पहले भी आ गए थे, क्योंकि जब से सेकंड हैंड गाड़ियों की मार्केट में हेक्टर आई है तो लोग चाहते थे कि किसी ओनर से एक जेन्युइन रिव्यू जो है मिल जाए और वो भी अपने चैनल पे। तो कुलदीप भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये बताओ मेरे को कि हेक्टर को क्यों चूज़ किया आपने? जब मैं हेक्टर को सबसे पहले देखने के लिए चंडीगढ़ शोरूम में गया था तो इसकी जो स्पेस है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद के अंदर मैंने जब इसके अंदर बैठ के देखा, इसका कंफर्ट देखा तो मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा। तब मैंने डीलरशिप वालों से इसकी माइलेज के बारे में बात की तो उन्होंने मेरे को इसकी माइलेज बताई थी 16 या 17 तक। तो मेरे को इस वेरिएंट के अंदर इतने पैसे के अंदर ये अच्छी गाड़ी लगी थी। तो ये उस टाइम आपको कितने पैसे में पड़ी थी ये? उस टाइम ये ग्राउंड ये पूरी ऑन द रोड 18 लाख रुपए के अंदर पड़ी थी। 18 की। तो ये डीजल का वेरिएंट है और भैया सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अपने गाँव में शायद ये पहली गाड़ी थी। हाँ पहले नहीं, सिरसा और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पहली गाड़ी थी। चलो जी, ये तो मतलब भाई 2 डिस्ट्रिक्ट में पहली गाड़ी होना सबसे बड़ी बात होती है कि वो डिसीजन लेना कि यार आप वो गाड़ी जो आसपास नहीं देखते हैं। देखो गांव देहात में क्या होता है कि हम मतलब रादर देन भरोसा किसी सेल्स पर्सन पे करने की, हम अपने आस पड़ोस वालों में भरोसा करते हैं कि उनके पास जो गाड़ी होती है उन्हीं की ट्रस्ट के बेसिस पे हम गाड़ी लेते हैं। लेकिन एक नया प्रोडक्ट परचेज करना वो मतलब थोड़ा सा चुनौती वाला डिसीजन होता है, वो भाई साहब ने लिया। बाकी आपने 65,000 किलोमीटर चला दी इसको, तो 65,000 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने माइलेज वाला फैक्टर लिया था, तो माइलेज वाले अब आप क्या कह रहे हो कि क्या माइलेज मिल रही है? माइलेज अभी भी आप देख सकते हो, स्क्रीन के अंदर डिस्प्ले हो रही है आपको 16.7 की, जबकि ये 3 दिन से बिल्कुल गाँव के अंदर लोकल चल रही है। मैं जब भी इसको चलाता हूँ ये 20-22 की एवरेज देती है। तो आई मतलब स्पीड क्या रहती है आपकी नॉर्मली जो 20? मेरे 80 से 120 के बीच में स्पीड पे, किसी भी स्पीड पे आप चलाओ इसको, ये 20 की एवरेज आपको आसानी से दे देती है। और अगर किसी को इस बात का भरोसा नहीं है तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ कि मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग तक पड़ी है जी। तो कुलदीप जी एक चीज़ और बताओ मेरे को कि 65,000 किलोमीटर में लगभग 3 सर्विस हो चुकी हैं? इसमें 4 सर्विस हो चुकी है। 4 सर्विस हो चुकी हैं। 4 में से चारों फ्री थी या नहीं? 45,000 तक जो सर्विस थी इसकी वो बिल्कुल फ्री थी। ठीक है जी। 45,000 किलोमीटर तक इसकी बिल्कुल सर्विस फ्री थी। और उसके बाद के अंदर जब मैंने 60,000 किलोमीटर की इसकी सर्विस करवाई थी, इसकी 3 सर्विस फ्री थी या 45,000 किलोमीटर तक। हाँ, किलोमीटर तक फ्री थी। 45,000 किलोमीटर तक मेरा इसका एक भी पैसा नहीं लगा। मेरे घर से लेके जाते थे और घर भी ही छोड़ के जाते थे सर्विस करवा करके उसकी। तो मतलब क्या ये मतलब घर से गांव से लेके जाते थे या? हाँ, नहीं, मैं जैसे अगर मैं फतेहाबाद रहता हूँ, फतेहाबाद मैंने फ़ोन एक बार मैंने फतेहाबाद से फ़ोन किया था, फतेहाबाद से लेके गया, ड्राइवर आया उनका और फतेहाबाद ही मेरे को वापस हैंड ओवर करके गया था। ठीक है जी। लास्ट जो सर्विस हुई थी 60,000 की किलोमीटर के ऊपर, उसकी सर्विस का इसका चार्ज लगा था 7500 रुपये। ठीक है जी। तो मतलब बेसिकली पहली पेड सर्विस जो हुई है उसका चार्ज जो है वो 7500 रुपये था। उसके अंदर भी गियर ऑयल भी चेंज हुआ था इसका। हाँ, तो मोटा मोटा यार देखो डीजल की कोई गाड़ी है, चाहे इवन स्विफ्ट ले लो, बहुत ही कॉमन है, सब समझते हैं स्विफ्ट होगी, फिगो होगी, 7-8 हज़ार से कम तो डीजल की कोई गाड़ी ऐसी है ही नहीं जिसकी सर्विस होती हो। और गाड़ी का साइज देखते हुए तो मतलब अभी तो वैल्यू फॉर मनी सा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे। बाकी एक चीज़ और बताओ मेरे को कि जब आप सर्विस करवाने गए तो डीलरशिप के साथ आपका एक्सपीरियंस, मतलब इससे पहले भी डीलरशिप पे गए होंगे, तो डीलरशिप के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब देखो सेल्स एक अलग पार्ट है, सर्विस कैसी है उनकी, और एक्सपीरियंस मतलब वहाँ जाके अंदर घुसने से लेके कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो शेयर करना चाहो आप। एक तो मैं एक सर्विस मैंने करवाई है चंडीगढ़, बाकी सर्विस मेरी हुई है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो डीलरशिप है उसका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा, मतलब कि वेल ट्रेंड है। जब भी उनसे फ़ोन पे भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से और पहले अपॉइंटमेंट दे के बोलते हैं सर इस टाइम आइए, और उन्होंने आज तक जो अप्रोक्सीमेट जो टाइम बताया था उस टाइम में कभी तो डिले नहीं किया। और कई मैं डीलरशिप में मैंने कई डीलरशिप और कई गाड़ियों की मैंने सर्विस पहले भी मैंने रखी है तो करवाई, तो वो क्या बोलते हैं पहले 7500 रुपये बता देते हैं, फिर उसको बढ़ा देते हैं, सर ये इंजन फ्लैश जलेगा, ये वहाँ कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। और मैं एक ताज़ा ही मैंने MG स्टोर और ख़रीदी है, MG की ही 2-3 दिन पहले पेट्रोल वर्जन के अंदर।
इसी वजह से कि क्योंकि मेरे को उसकी सर्विस का जो उनका पार्ट है, सर्विस एडवाइज़र है, सर्विस जो उनके मैकेनिक है या सर्विस जो सुपरवाइज़र है, वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ डील करते हैं। तो भैया ये हिसार का स्टाफ कोई देख रहा हो तो आपके लिए अच्छी खबर है, और आने वाले टाइम में भी हो सकता है हमें डीलरशिप पे जाना ही ना पड़े, हम ऑनलाइन ही खरीद ले चीज़ों को। लेकिन जो सर्विस और जो सर्विस का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी कितने टाइम की वैल्यू करी जाती है नहीं करी जाती, वो चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। अच्छा कुलदीप भाई साहब, एक बात और बताओ मेरे को कि इंश्योरेंस की क्या चॉइस रहती है आपकी, और कहाँ से इंश्योरेंस करवाते हो आप? मैं तो इंश्योरेंस की चॉइस तो मेरी डीलरशिप की रहती है, और मैं तो कहता भी ये हूँ सभी से कि डीलरशिप से ही इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो बाहर अपन करवाते हैं उसके बावजूद उसमें दिक्कत आ जाती है। फिर डीलरशिप वाले या कोई भी बोलते हैं कि सर ये तो कैशलेस नहीं है, ये इसमें आपको पैसा पे करना पड़ेगा, दोबारा आएगा। मैं तो सभी से ये राय भी यही देता हूँ कि डीलरशिप पे जहाँ भी जो भी गाड़ी आप खरीद रहे हो डीलरशिप से ही करवानी चाहिए। तो पिछले 3 साल में आपने इसको लिया था 2019 में? हाँ 2019 में लिया। तो 3 साल में कोई इंश्योरेंस क्लेम किया आपने? नहीं सर, अभी तक कोई इंश्योरेंस। तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आपको जरूरत पड़ी डीलरशिप की हेल्पलाइन कहीं भी सपोर्ट लेने की, या कभी आपने कोई सर्विसेज की यूज़ की हो? मैं पिछले दिनों राजस्थान यात्रा पे था, तो नागौर से जब मैं नागौर से निकला था तो मेरी गाड़ी का एक टायर फट गया था, और बाई चांस मैंने जब देखा तो मेरी स्टेपनी के अंदर भी हवा नहीं थी। तो हमने एजेंसी के अंदर मैंने फ़ोन किया डीलरशिप, उन्होंने हमारे को एक नंबर प्रोवाइड करवाया। आधे घंटे के अंदर उनकी सर्विस वहाँ हमारे पास पहुँची। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो टायर का जो स्टेपनी का टायर चेंज करने के जो पैसे थे बस वो लिए, और कुछ उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया। जबकि उन्होंने जब तक हम वहाँ खड़े थे उन्होंने आते ही सबसे पहले हमारे को पानी और नाश्ते की बात की थी कि सर आपने पानी या नाश्ता लिया। उसके बाद में उन्होंने बोला अगर आपको टाइम लग कहीं इमरजेंसी जाना है तो हम टैक्सी का भी प्रबंध करवा सकते हैं आपके लिए, यहाँ तक की भी बात है। चलो जी, गुड है। ये तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि मतलब एमजी का स्टाफ जो है इस लेवल तक भी सोच रहा है। हाँ तो कुलदीप जी, एक सबसे बड़ी चीज़ जो है ये इस गाड़ी का जो मोस्ट सेलिंग पॉइंट जो था वो ये था कि इंटरनेट इनसाइड। तो उस इंटरनेट को आपने कितना यूज़ किया? आपको कभी लगा है कि आई थिंक इसमें एयरटेल की सिम लगी हुई है अंदर या जो भी है? जी सर। तो उसके चार्ज क्या आपको देने पड़ते हैं, कंपनी देती है? नहीं, अभी तक हमने कोई चार्ज नहीं दिए। कोई चार्ज नहीं? जब भी मैं जब लास्ट वाली सर्विस करवाने गया था तब मेरे को उन्होंने बताया था, तो उन्होंने वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कूपन दिया था कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री कूपन है, आपने सर्विस करवाई है, और उसका चार्ज उन्होंने शायद 1.5 साल का खुद ही पे किया था, 2 साल का। अभी तक मैंने एक भी वो नहीं किया है सर उसके इसका पे नहीं किया। आपने दूसरी चीज़ ये बताओ कि कहीं किसी एरिया में आप ट्रैवल करते रहते हो तो आपको कहीं लगा कि कहीं कनेक्टिविटी में कोई इश्यू आया कहीं ऐसा? सर आज तक मैंने इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये बोल दूँ कि हाँ मैंने यूज़ किया या कनेक्टिविटी नहीं, मैंने बहुत कम लेवल पे इसका यूज़ किया है, और जहाँ इसकी ज़रूरत थी मेरे को यूज़फुल। जो मैंने इनिशियली जब फर्स्ट टाइम इस गाड़ी को देखा था, मेरे को सबसे जो अलग या जो नई चीज़ लगी थी वो थी इसकी डिस्प्ले जो वर्टिकली इंस्टॉल्ड है। तो इस डिस्प्ले कितनी यूज़फुल है ड्राइव करते टाइम? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बटन या फिजिकल बटन जैसे पुरानी गाड़ियों में होते थे वो ज़्यादा बेटर लगती है या डिस्प्ले वाला कंफर्टेबल हो? नहीं, डिस्प्ले में कंफर्टेबल, लेकिन थोड़ा सा ऐसा जब आप रात को ड्राइव करते हो तो इसको ऑफ करनी पड़ती है, इसकी ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है, क्योंकि आपका ध्यान बार बार इसकी तरफ जा रहा है। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले जब मैं गया था कंपनी में तो मैंने उनको सुझाव भी ये दिया था कि इसके ऊपर कुछ इस तरीके से किया जाए कि जैसे अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो एक बार मैं अगर डिस्प्ले में टच कर दूँ तो ये ऑफ हो जानी चाहिए, और 2 बार इसके ऊपर अगर दोबारा टच करूँ तो ये ऑन हो जानी चाहिए, ताकि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल डाउन हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से जब बंदा रात को ड्राइव कर रहा है तो उसके आंखों के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरा जो ध्यान है वो ना भटके, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्प्ले पे तो आता ही रहता है। डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, वरना लाइट इसकी जो डिस्प्ले की जो लाइट है जो उसकी रेडिएशन है वो भी आपकी आंखों की तरफ है ना, रात को कुछ ज़्यादा ही डिस्प्ले करती है। तो कुलदीप भाई साहब मेरे को ये बताओ, इस गाड़ी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मतलब खरीदने के बाद 3 साल में सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी इस गाड़ी की? सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है जी, इसके जो स्पेस है ना वो सबसे बढ़िया है। आप आराम से कितना भी लंबा ट्रेवल कर सकते हो। कई गाड़ियों के अंदर के आगे की जो 2 सीटें होती है ना उसके अंदर आप कंफर्ट हो, पीछे की सीट के ऊपर आपको बिल्कुल आप पीछे बिल्कुल इसको सेट कर सकते हो। तो आपकी जो हाइट है वो कितनी है? मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है जी। और 6 फुट 2 इंच के बाद बंदा बैठा, देखो बड़ा आराम से कितना लेग स्पेस जो है यहाँ पे निकला हुआ है। और इसके बाद में इसका एक सिस्टम और है कि ये 2 जो सीटें हैं ये कवर करके आप दोनों सीटें आगे हो जाती है। इसके अंदर मैंने एक वो जो वैक्यूम बेड है वो भी रख रखा है। इस गाड़ी के अंदर वैक्यूम बेड भी लग सकते हैं। हमने जब राजस्थान यात्रा पे थे 2 दिन इसके अंदर भी गुजारे हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज़ बताओ मेरे को कि सबसे बेकार चीज़ क्या लगी? बेकार इन द सेंस कि आपको क्या लगता है कि क्या और इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती थी या कंपनी प्रोवाइड करे जिससे आपको यूँ लग रहा है कि भैया
MG आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम कर देगी। अगर MG इसी गाड़ी के अंदर अगर कर दे तो कुछ ऐसा कर दे कि तो पीछे की जो डिग्गी है, मान लो आप बोलते हैं, जिसके अंदर अगर 2 छोटी सीटें या जिस तरह एटलीस्ट कम से कम बच्चे इसके अंदर एडजस्ट हो जाए 2, इस तरीके की अगर कोई पोर्टेबल सीट या कुछ ऐसा बना दे पुराने, बना दे कि पूरी फैमिली जब जाए तो बच्चे आराम से पीछे बैठ के आराम से मोबाइल देख सकें। तो मतलब जगह देखो, स्पेस इतना ज़्यादा पड़ा है, तो वो मतलब देखो इतना सामान होता नहीं, तो उसमें कहीं पोर्टेबल 2 ऐसी सीटें हो जिससे 2 या 1 भी हो, चाहे मतलब कुछ ऐसा कंफर्टेबल जोन बनाया जा सके जिससे कि बच्चा कंफर्टेबली बैठ सके। चलो जी, ठीक है जी कुलदीप भाई साहब, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया होगा तो भैया लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं। और आपको भी लगता है कि अगर आपको भी अपनी गाड़ी का एक एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना है तो भैया कमेंट करना, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बातें करते हैं और जल्दी मिलते हैं और शेयर करते हैं एक नया वीडियो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।